अंदर आ जाओ, कलंदर ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद कलंदर को और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये देखकर कलंदर हैरान रह गया और उसने अपनी कटार निकाल ली। फिर वो दरवाजे के पास गया और छेद में से झांककर दूसरी तरफ देखने लगा। दरवाजे की दूसरी तरफ कलंदर का चमचा दरवाजे से टिका था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसके आगे पीछे और कोई भी नहीं था। क्या ये कामयाब हो गया? कलंदर ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी कलंदर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसने तुरंत ही दरवाजा खोला और लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कलंदर ने दरवाजा खोला, उसका चमचा जो दरवाजे से टिका था उसके ऊपर गिर गया। कलंदर उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर लाया। इसके बाद कलंदर ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा कि कोई आसपास है तो नहीं। क्या चल रहा है? कलंदर ने अपने चमचे की तरफ घूरकर देखते हुए कहा। इसके पहले कि कलंदर कुछ और कह पाता, उसे समझ आ गया कि उसके चमचे को कुछ अजीब हो गया था। उसका चमचा धीरे से जमीन पर लुढ़क चुका था। ये देखकर कलंदर ने उसकी नब्ज टटोलना शुरू किया। कलंदर को महसूस हुआ कि उसके चमचे की रक्त और कुंडलिनी की ताकत मन के दरवाजे की तरफ नहीं जा रही थी। वो पूरी तरह से जड़ हो गया था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। कलंदर ने इसके बाद उसके शरीर की अच्छे से जांच पड़ताल की। उसके शरीर पर चोट या मार का एक छोटा निशान भी नहीं था। बस उसके मास्क पर हल्का सा खून लगा हुआ था। कलंदर ने अपनी कटार से उसका मास्क निकाला तो उसने देखा कि उसके चमचे का चेहरा एकदम नीला था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। कलंदर ने उसके खून को सूंघ कर देखा और उसे हल्की सी धुंधलाहट महसूस होने लगी। ये तो जहर है, कलंदर ने मनी मन सोचा। उसके चमचे को जहर देकर मार दिया गया था और यह जहर बहुत ही खतरनाक था। जहर पूरी तरह से शरीर में घुल गया था। यहां तक कि कलंदर के चमचे के खून से भी किसी की हत्या की जा सकती थी। कलंदर ने तुरंत ही एक गोली खा ली ताकि जहर का असर उसके शरीर में ना फैल पाए। कलंदर तो समझ भी नहीं पा रहा था कि जब जहर मिला, खून इतना ताकतवर था तो असली जहर कितना ताकतवर होगा। जिससे कलंदर को एक बात तो साफ हो गई थी कि राज कोई आम इंसान नहीं था। सेंट सेबेस्टियन का एक स्टूडेंट जो अभी अभी 18 साल का हुआ है, जिसके माता पिता अभी जिंदा हैं और जो सबसे अच्छे से बात करता है, वो लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? उसके बारे में ये सारी जानकारी गलत थी। कलंदर ने मन ही मन सोचा। उसे खास तौर से सबसे अच्छे से बात करने वाली बात बहुत बड़ा झूठ लगने लगा था, क्योंकि सबके साथ अच्छे से रहने वाला इतने खतरनाक जहर का इस्तेमाल कर नहीं सकता था। शायद उस राज ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए अपने बारे में झूठी जानकारी फैलाई है और वो एक भयानक जादूगर होने के बाद भी आम इंसानों की तरह रह रहा है। लेकिन उसने ऐसी जानकारी क्यों फैलाई? ये तो कितनी सच लग रही थी। कलंदर ने गुस्से में दांत पीसते हुए सोचा, नहीं नहीं, इस जहर का असर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। कलंदर ने गुस्से में कहा। जहर की खुशबू उसके शरीर में जाते ही अपना असर दिखाने लगी थी। अब कलंदर के सामने मेडिटेशन करके अशुद्धियों को बाहर निकालने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचा था। लेकिन अभी उसके पास इतना वक्त नहीं था। इस बेवकूफ ने सब बर्बाद कर दिया। ये यहां तक बस मरने ही आया था क्या? ऐसे लोगों की मदद से मैं अपने दुश्मन को अपने और नजदीक ले आऊंगा। शायद वो राज इसका पीछा भी कर रहा होगा। मैं अब यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कलंदर ने अपना सामान समेटते हुए सोचा। कमरे से निकलने के पहले उसने अपने चमचे पर शरीर गलाने वाला पाउडर डाल दिया ताकि वो अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़कर जाए। सब काम निपटाने के बाद कलंदर ने अपने चेहरे और नाक को अच्छे से ढका और खिड़की से कूद गया। रात के अंधेरे में कलंदर अपनी होटल से काफी दूर जाकर गिरा।
अब कलंदर को प्लान बी की जरूरत थी। अब उसे किसी न किसी दूसरे तरीके से राज से भूतिया बर्फीला मोती छीनना था, लेकिन इसके पहले उसे अपने शरीर से सभी अशुद्धियां बाहर निकालनी थी। रात के इस अंधेरे में कोई खुश था तो कोई दुखी था या कोई निराश था, जो कि जिंदगी के असल मायने थे। 6 जून सुबह 5 बजे राज की नींद खुली। वो काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, लेकिन आंखें खुलते ही उसकी बाहें ऊपर चढ़ गई। थकान मिटाने वाली दवाई लेने के बाद राज की सूंघने की शक्ति आम लोगों से बेहतर हो चुकी थी। उसे हवा में अजीब सी खून की गंध आ रही थी। साथ ही साथ राज के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, जबकि सोने के पहले ना तो राज ना ही उसका रूममेट कभी भी कमरे का दरवाजा खुला छोड़ता था, क्योंकि कमरे में मच्छर आ जाते थे। ऐसे में हॉस्टल में भी कोई भी दरवाजा खोलकर नहीं सोता था, वरना मच्छरों की दावत हो जाती। क्यों रोहन वापस आ गया? राज ने चारों तरफ देखकर सोचा, लेकिन अच्छे से देखने के बाद राज ने पाया कि उसका रूममेट अभी तक नहीं आया था। कमरे को ध्यान से देखने के बाद राज ने पाया कि उसकी बालकनी की खिड़की भी खुली थी। क्या कोई चोरी करने आया था? राज के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया। लड़कों के हॉस्टल में चोरी बहुत ही आम सी चीज थी। हॉस्टल के कुछ लड़के भी इस तरह की चोरी करते रहते थे। राज अपने बिस्तर से उतर गया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो चौकन्ना होकर क्यों नहीं सोया था। अभी उसकी अलमारी में थकान मिटाने वाली दवाई बनाने के कई इंग्रेडिएंट के कॉम्बो मौजूद थे, जिन्हें पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। ऐसे में उनकी चोरी राज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वो चोरी हो गए तो राज खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। राज ने जमीन पर देखा कि बिना हत्थे की एक ब्लेड पड़ी थी। वो ब्लेड बहुत ज्यादा नुकीली थी और उससे रोशनी टकराने के कारण वो चमक रही थी। राज समझ गया कि इस ब्लेड को उंगलियों के बीच में दबाकर इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने के लिए किसी खास टेक्निक की जरूरत पड़ती होगी। कोई बहुत माहिर ही इस तरह की ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता था। ये कोई फल काटने की ब्लेड नहीं थी, बल्कि इससे तो लोगों के गले भी बड़े आसानी से काटे जा सकते थे। किसी भी चोर के पास ऐसी चीजें नहीं हो सकती थी। इसीलिए राज को इतना तो समझ आ गया कि उसके कमरे में कोई चोर नहीं आया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके कमरे में कोई पैसे के लिए नहीं आया था तो क्यों आया था? क्या वो किसी को मारने आया था? लेकिन इस वक्त तो कमरे में बस मैं था और मेरे सभी साथी आम इंसान हैं, तो फिर उन्हें कोई क्यों मारेगा? कोई मुझे ही मारना चाहता था। राज इस बारे में सोचकर सदमे में आ गया। उसने जैसे ही जमीन से उस ब्लेड को उठाया, उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। कल रात जब उसे कोई मारने आया तब वो घोड़े बेचकर सो रहा था। ये ख्याल आते ही राज अंदर तक कांप गया। उसे नहीं पता था कि कोई उसे क्यों मारना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, जबकि अभी तक उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। भले ही राज ने आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन 2 दिन पहले तक वो भी आम इंसान ही था। ऐसे में अपने पीछे कातिल पड़े होने की खबर सुनकर राज का हैरान होना आम बात थी। हालांकि राज बस थोड़ी देर तक बेचैन रहा और फिर उसने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर की मदद से खुद को शांत कर लिया। अब जब मैं जादूगरी के रास्ते पर चल पड़ा हूं तो मुझे मौत से नहीं डरना चाहिए। राज ने अपनी आंखें खोली और एकदम शांत हो गया। उसने इस बात को काफी तेज आवाज में कहा, जिससे उसका जादू को लेकर विश्वास बढ़ गया। उसके भीतर मौजूद असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर एक्टिव हो गई और राज ने अपना लेवल काफी हाई कर लिया। उसके अंदर की सच्चाई ने राज को इंसानों की दुनिया में अलग बना दिया। ऐसे में राज के अंदर की सच्चाई ने राज को ढूंढ लिया। अब राज किसी आम इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक जादूगर की तरह महसूस कर रहा था। अगली बार आंखें खोलने के बाद राज ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसके दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी,
लेकिन अब उसके अंदर डर का नामो निशान नहीं था। उसे अपने दिल की गहराइयों में राहत महसूस होने लगी थी। किसी कातिल की मौजूदगी और अपनी हत्या के बारे में जानकर राज थोड़ा हैरान रह गया था, लेकिन अब चीजें पहले से बेहतर थी। भले ही वो कातिल राज को ही मारने आया था, लेकिन वो ये सोचकर हैरान था कि ऐसी चीजें कभी एक स्कूल के स्टूडेंट के साथ नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए राज सोच में डूब गया। उसे लगा जैसे उसके सिर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगर वो कातिल वाकई मुझे मारना आया था तो शायद इसका उस आदमी से कोई लेना देना जरूर होगा जो मेरे बारे में जानकारी जुटा रहा था, राज ने मन ही मन सोचा। सोचते सोचते राज उस ब्लेड से खेलने लगा जो उसे अभी अभी जमीन पर पड़ी मिली थी। वो ब्लेड राज की उंगलियों के बीच किसी तितली की तरह करतब दिखा रही थी। जब जिशान ने राज को उसके बारे में होने वाली पूछताछ के बारे में बताया था, तभी से राज उस शख्स की असलियत जानना चाहता था। उसे इतना तो यकीन था कि जिन लोगों की उसने पिटाई की थी उनमें से तो किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं उठाई होगी, क्योंकि वो बेहद ही आम इंसान थे और वो कानून के दायरों में बंधे थे। इतने छोटे से झगड़े के लिए वो लोग किसी कातिल को सुपारी देकर राज की हत्या नहीं करवा सकते थे, क्योंकि अगर उन लड़कों की वाकई इतनी पहुंच होती तो उनकी गैंग इतनी छोटी बिल्कुल नहीं होती। और राज को इतना भी मालूम था कि जो भी राज के बारे में पूछताछ कर रहा था वो शल्य को नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि शल्य को ढूंढने वाले लोग सीधा उसके ही पास जाते थे। इसमें बस एक ही चीज हो सकती थी कि कोई राज को किडनैप करके शल्य को धमका सकता था, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम थी। शायद इस सब का संबंध पंखुड़ी से है। राज ने अपने गले का बर्फीला मोती निकाला और उसकी तरफ देखने लगा। मोती में से ठंडी हवा निकलने लगी, जिससे राज का दिमाग एकदम खाली और शांत हो गया। पंखुड़ी का ख्याल आते ही राज ने एक ऐसी बात के बारे में सोचा जिसकी उसे लंबे समय से काफी परवाह हो रही थी। आखिर वो बात कौन सी थी जिसके बारे में राज इतना चिंता में डूबा था? क्या राज को पंखुड़ी से जुड़ा कोई खतरा समझ आ गया था? उस दिन जब राज पंखुड़ी के साथ भूतनाथ मंदिर से लौट रहा था, तब पंखुड़ी ने उसे बताया था कि उसके पिता ने भूतनाथ मंदिर में एक भूत को कैद किया था, लेकिन पंखुड़ी को वहां 2 भूत मिले थे। राज को कोई अता पता नहीं था कि जब पंखुड़ी के पापा ने एक भूत वहां छोड़ा तो दूसरा भूत असल में कहां से आया। लेकिन भूत तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, फिर वो दूसरा भूत कहां से आया? शायद वो दोनों भूत बिछड़े प्रेमी थे और किस्मत में उनका मिलना ही लिखा था, या किसी और ने भी भूतनाथ मंदिर में भूत की ताकत बढ़ाने के लिए भूत छोड़ा था। अगर ये किसी अपने वाले ने किया था फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी बाहर वाले ने किया होगा तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, और इसमें बाहर वाले का हाथ होने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। राज ने मन ही मन सोचा। राज को मालूम था कि अगर ये किसी बाहर वाले का छोड़ा गया भूत था तो वो इसे लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था, और ऐसे में राज को मरवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जादूगरी की दुनिया बहुत ही बेदर्द थी। आम दुनिया में भी किसी दूसरे की चीज हथिया लेने पर इंसान कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे में जादूगरों की ताकत के मुताबिक उनका लेवल और भी ज्यादा हो सकता था। राज को एक चीज तो मालूम हो गई थी कि किसी जादूगर ने ही भूतनाथ मंदिर में उस भूत को रखा था, और अब हो ना हो वो जादूगर अपना भूत लेने वापस जरूर आएगा। जादूगरों के पास आम इंसानों से अलग शक्तियां थी और उन्हें आम दुनिया के नियमों और कानूनों में नहीं बांधा जा सकता था। जादूगर बस अपने असूल और कायदे मानते थे, और खुद को इंसान कहना उनके लिए आखिरी शब्द की तरह था। जिस जादूगर ने अपने असूल और कायदे छोड़ दिए हो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता था। मारकाट, हिंसा, दमन,
ऐसी और भी कई सारी चीजें थी जिन्हें आम इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनकी जान की कीमत कौड़ियों के दाम नीलाम कर दी जाती थी। ऐसी ही बातें जादूगरी की दुनिया को निर्दयी बनाती थी। तुमने मेरा खजाना चुराया है तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अपने पूरे खानदान को भूलने का वक्त आ गया है। अब तुम और तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। कुछ शैतानी कबीले वाले जादूगर इस तरह की बातें भी अपनाते थे। राज, जिसने अभी अभी अपने आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, उसके सामने जादूगरी की दुनिया की कड़वी सच्चाई आ चुकी थी। अब मैं कुछ हो जाने का इंतजार नहीं कर सकता। राज ने अपने मोती को छूकर सोचा। उसे पता था कि अगर ये किसी का खजाना हुआ तो उसके सिर पर खतरा मंडरा रहा था। वैसे भी उसने भूत को कैद करने में कोई खास मेहनत नहीं की थी और शायद इसके मालिक को इसकी सच्चाई के बारे में भी पता चल चुका था और शायद उसने ही राज के पीछे कातिल लगाकर अपने खजाने को हासिल करने की कोशिश की थी। और अगर वाकई कुछ ऐसा था तो राज की हालत शायद और भी बुरी होने वाली थी। लेकिन जब वो कातिल मेरे कमरे तक आ गया था और शायद वो मेरे बिस्तर तक भी पहुंच गया था, तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? उसकी ब्लेड मेरे बिस्तर के पास ही थी। ऐसे में जब वो कामयाब होने के इतने नजदीक था तो वो भाग क्यों गया? क्या कोई मेरी जान बचा रहा था? क्या शल्य यहाँ आए थे? राज ने मन ही मन सोचा और ब्लेड को एक तरफ रख दिया। इसके बाद उसने सुबह की क्लास के पहले शल्य से मिलने का मन बनाया। उसके पास शल्य से पूछने के लिए अब कई सारे सवाल थे, जिसमें वो ज्यादा चौकन्ना रहने और खजाना छुपाने के बारे में भी पूछना चाहता था। हाथ मुंह धोने के बाद राज बिना नाश्ता किए ही लड़कों के हॉस्टल से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि एक बड़ी सी परछाई दूर खड़ी होकर उसके लिए हाथ हिला रही है। राज सुनो, उस परछाई ने राज की तरफ बढ़कर कहा। ये कल रात वाला नवीन था, जिसे राज ने बुरी तरह से पीटा था। राज अपनी जगह पर रुक गया और उसे शक की निगाह से देखने लगा। जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था वो मुझे मिल गया, नवीन ने एकदम धीमी आवाज में राज के पास पहुंचकर कहा। तुमने तो बहुत ही जल्दी ये काम कर लिया। तुम तो कमाल हो। अभी तो बस एक ही रात बीती है, राज ने हैरान होकर पूछा। इस दौड़ती भागती दुनिया में चुस्ती तो बहुत जरूरी है। अगर कोई अपना काम जल्द से जल्द नहीं निपटाता तो वो पीछे रह जाता है, नवीन ने ज्ञान की बातें करते हुए कहा। लेकिन इतने बड़े शरीर होने के कारण वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से खड़ा हो गया था। असलियत तो ये थी कि नवीन की जांच पड़ताल उसकी खुद की उम्मीद से ज्यादा तेज हो गई थी। उसने बस अपने क्लब के दो साथियों की मदद मांगी और वो दोनों काफी जल्दी सारी जानकारी जुटाकर ले आए थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो दोनों खुद राज से पिटने के बाद राज के बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चुपके से राज की सारी जानकारी पढ़ ली थी। वो अभी भी राज को मजा चखाने के बारे में सोच रहे थे। कौन है वो? राज ने चौकन्ना होकर पूछा। राज भी उस जानकारी के लिए बेताब था। ये हमारे ही स्कूल का एक स्टूडेंट ललित है, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है और लड़कों के हॉस्टल में ही रहता है। हॉस्टल ज्यादा दूर नहीं है, क्या हम अभी चलकर देखें? नवीन ने कहा। राज ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि स्कूल के ही एक अजनबी ने उसकी जानकारी जुटाना चाहिए थी। लेकिन उसे तभी एहसास हुआ कि उसके बारे में जानकारी जुटाने वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा कि खुलेआम घूमता रहे। आजकल वैसे भी पैसों के दम पर किसी से भी काम निकलवाया जा सकता था और शायद ये स्टूडेंट भी उसी तरह का एक मोहरा था। अभी समय ज्यादा नहीं बीता है, चलो उसे देखते हैं, राज ने घड़ी देखकर कहा और अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लड़कों के हॉस्टल की तरफ चलने लगे। ललित कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठता था और वैसे भी वो पिछले 2 दिनों से काफी अच्छे मूड में था। अभी कुछ दिन पहले ही चश्मे वाले एक बेवकूफ अमीर ने उसे इतने पैसे दे दिए थे जिससे उसका पूरे साल का खर्चा चल सकता था।
और इसके बदले उसे बस स्कूल के एक स्टूडेंट राज की जानकारी देनी पड़ी थी। ललित से उस आदमी ने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से राज के साथ उसकी बेटी घूम रही है। उसे थोड़ी चिंता हो रही है, इसीलिए उसे राज की जानकारी चाहिए। ललित को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसे पैसों की शक्लें दिखाई गई तो उसे हर एक बात पर यकीन हो गया। राज के बारे में जानकारी जुटाना ललित को गैर कानूनी नहीं लगा और ये करना उसे कठिन भी नहीं लगा। ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इसीलिए ललित ने पैसे लेकर राज की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। बस इसी खुशकिस्मती के कारण ललित पिछले 2 दिनों से राजाओं की तरह रह रहा था। तभी ललित को दरवाजा ठकठकाने की आवाज सुनाई दी। सुनिए, क्या ललित यहीं पर रहता है? दरवाजे के दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर ललित चौंका नहीं। इतनी सुबह सुबह मुझे कौन परेशान करने आ गया? ललित ने हैरान होकर कहा, लेकिन दरवाजा खोल दिया। जैसे ही ललित ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था, जिसे देखकर ललित बहुत डर गया। ललित का बहुत मन हुआ कि वो दरवाजा बंद कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम ही ललित हो? फिर से वही मीठी आवाज सुनाई दी। इस मौके पर ललित को समझ आया कि इस बड़े लड़के के बगल में खड़ा लड़का अच्छा इंसान है। हाँ, मैं ही ललित हूँ। बताओ, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? राज की आवाज सुनकर ललित के अंदर से डर निकल चुका था और उसने कहा, मेरा नाम राज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक ही राज के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, ललित को यह नाम जाना पहचाना लगा। तभी उसे याद आया कि राज ही वो शख्स था जिसके बारे में उसने जानकारी इकट्ठा की थी। ललित समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे किए और दरवाजा लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राज पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने दरवाजे पर अपना हाथ रख लिया। लगता है तुम मेरे बारे में काफी जानते हो, राज ने कहा। तब ललित को एहसास हुआ कि अब दरवाजा भी उसके हाथ से जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज में इतनी ताकत कैसे थी कि वो दरवाजे को हिला भी नहीं पा रहा था। ललित अब बहुत ज्यादा डर चुका था। राज देखने में इतना ताकतवर नहीं लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी एक ही हाथ से दरवाजे को रोके रखा था। ललित ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, फिर भी वो दरवाजे को हिला भी नहीं पाया था। तुम्हें देखकर मुझे यही लगता है कि मुझे सही आदमी मिल गया है। तो ललित, अब तुम बताओ कि तुम मुझसे अच्छे से बात करना चाहोगे या मैं अपने मुक्कों से ही तुमसे बात करूं? राज ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा। वो ललित को अच्छा मजा चखाने के पूरे मूड में था, क्योंकि ललित ने उसकी सारी जानकारी थोड़े से पैसों के लिए किसी को दे दी थी, जिससे राज की जान पर खतरा मंडराने लगा था। इस जानकारी से उसके दोस्त और उसके परिवार वाले भी खतरे में पड़ चुके थे। ऐसे में राज को गुस्सा आना लाजमी था। कुछ देर के लिए तो राज के मन में ये भी ख्याल आया कि वो ललित को पीट पीट कर उसका भर्ता बना दे। कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी मत। ये स्कूल है, अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ललित ने कहा। याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो ये बताओ ललित कि क्या तुम कभी भी स्कूल से बाहर ही नहीं निकलोगे? राज ने सिर हिलाकर कहा। ललित समझ गया था कि स्कूल से बाहर निकलने पर उसका क्या हश्र होने वाला था। ललित इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो राज की बात के मायने भी ना समझ पाए। चलो बात करने के लिए किसी अच्छी सी जगह पर चलते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, ललित ने बेतुकी से स्माइल करके कहा। लेकिन अब ललित अपनी लालच के कारण बुरी तरह से फंस चुका था। राज ने दरवाजे से अपना हाथ हटा लिया और मुड़कर छत की तरफ जाने लगा। इस मौके पर ललित दरवाजा बंद करके वार्डन को बुलाने का सोच रहा था, लेकिन अपने पीछे एक लंबे चौड़े लड़के को खड़ा देखकर उसने ये ख्याल छोड़ दिया। क्या राज को अपने कातिल और पूछताछ करने वाले के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? क्या राज कलंदर की सच्चाई जान पाएगा?